अब हम बढ़ते हैं इंसान की ज़िंदगी के चौथे स्टेज की जानिब, और ये किसी शख्स पे ये स्टेज तकरीबन 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक एक शख्स इस स्टेज में रहता है, जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें जो क्राइसिस है उसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। जब बच्चा इस उम्र में आता है तो गोया वो अपने स्कूल की जो है वो इब्तिदाई क्लासेस में होता है, लाइक क्लास 1, 2, और इस उम्र में जो है यानी 11-12 साल की उम्र तक बच्चा क्लास 5, 6 तक जो है वो पहुंच पाता है। तो तकरीबन इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल के ग्रेड्स में होता है इस दौर में। तो जब बच्चा इस उम्र में आता है तो वो फिज़िकली काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। अब वो बहुत सारी चीज़ों में जैसे वज़न उठाना, साइकिल चलाना, भाग दौड़ करना, यानी अपने आप को फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब है कि ताकतवर होना, यानी बीइंग इंडस्ट्रियस, यानी बीइंग पावरफुल, बीइंग स्ट्रॉन्ग। और इन्फीरियर का मतलब है कि किसी चीज़ को करने का अहल नहीं होना, यानी कमतर होना। तो अब ये एक कशमकश चल रही होती है एक बच्चे के जहन में जब वो इस उम्र में आता है कि क्या मैं किसी काम को करने की कुदरत रखता हूँ, या मैं किसी काम को करने के लिए कमतर हूँ, या वो काम मुझसे नहीं होगा। अगर इस एज के बच्चे को देखा जाए तो चूँकि उसकी फ़िज़िकल स्किल्स काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करता है। इसके अलावा वो अपने आप को कोशिश करता है कि जो भी सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड है बीइंग फिज़िकली कंपैटिबल होने का, वो उस स्टैंडर्ड तक पहुँचे। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअली भी वो अब ग्रो हो चुका होता है। तो अब उसके जो बहुत सारे सवालात पिछली स्टेज में उसके पास उसके जहन में आते थे, वो कोशिश करता है कि उनके लॉजिकल रीज़न्स खुद से तलाश करे और अपनी उस जो कमी थी, जो उस प्यास को वो जो है वो बुझा सके, और चीज़ों के अंदर जो है उनके जवाबात तलाश करे। इसी तरीके से अब चूँकि वो माशरे में निकल रहा होता है, वो सोसाइटी की नॉर्म्स को देख रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो है वो एक राय रखने के काबिल हो जाता है, यानी ही और शी हैज़ नाउ बिकम एबल टू डेवलप एटीट्यूड्स अबाउट पीपल। वो अपने नेबर्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में वो कुछ राय कायम करने के काबिल हो जाता है कि उसका कौन सा रिश्तेदार, उसका कौन सा दोस्त जो है किस मामले में बेहतर है, कौन सा उसका दोस्त उसकी फ़िक्र करता है, कौन सा उसका रिश्तेदार उसके साथ मुखलिस है, कौन उसके साथ मुखलिस नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस एज में जो है वो परखने के काबिल हो चुका होता है। अगर एक टीचर और पेरेंट्स इस एज के बच्चे को, जो कि एक स्कूल का बच्चा है, उसको इस वाली जो कशमकश है, जो एक जिसको हमने नाम दिया था साइको सोशल क्राइसिस, उसमें हेल्प आउट करें तो उसके अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा हो सकता है। इस स्टेज में बच्चा चाहता है कि जब वो कोई काम करे तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर उसको अप्रिशिएट करें, उसको प्रेज़ करें, यानी बच्चे की सताइश करना उसके लिए मज़ीद कॉन्फिडेंस में इजाफे का बाइस बनता है। तो वालिदैन को भी और असातिज़ा को भी चाहिए कि जब बच्चा कोई चीज़ सक्सेसफुली रन करे तो उसकी सताइश होनी चाहिए, उसकी प्रेज़ होनी चाहिए, ताकि उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सके। अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसको बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ टैग लगा देना कि बेटा आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाए, इससे बेहतर तरीक़ा ये है कि बच्चों को ये बताया जाए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो कोई काम करने में नाकाम हो गए, और किस तरीक़े से वो इस नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। यानी हम इसको कहते हैं कि बच्चों को फ़ीडबैक देना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा फ़ीडबैक जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक, जिसमें बच्चे को ना सिर्फ उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए बल्कि ये भी बताया जाए कि इस गलती का अजाला कैसे किया जा सकता है, इस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। अगर एक बच्चा इस साइको सोशल क्राइसिस, जिसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, इसका एक अच्छे तरीके से इस क्राइसिस को रिजॉल्व करता है, तो उसके अंदर जो वर्चू पैदा होता है, जो जौहर उसके अंदर नुमायाँ होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस, उसको हम कहते हैं कमाल, कि अब वो बच्चा जो है वो चीज़ों के अंदर एक्सीलेंस हासिल करने की बात करता है, मज़ीद से
बेहतर से बेहतरीन की जानिब बढ़ता है और अपने जो पोशीदा सलाहियतें हैं उनको मज़ीद उजागर करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वालिदैन और असातिज़ा इस एज के बच्चे को किस तरीक़े से मज़ीद इसकी तरबियत में अपना जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ मैं कहूँगा कि इस स्टेज में भी और पिछली स्टेज में भी और आइंदा भी, यानी असातिज़ा का ये समझिए फ़र्ज़ है कि अगर उनकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उनके पसंदीदा बच्चे तो 1-2 हो सकते हैं, लेकिन काबिल मोहब्बत तमाम बच्चे होने चाहिए। यानी हम कहते हैं कि असातिज़ा को चाहिए कि वो तमाम बच्चों से अनकंडीशनल लव करें, यानी गैर मशरूत मोहब्बत। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आता है तो वही जो है वो असातिज़ा की मोहब्बत का हकदार है, बल्कि मोहब्बत का हकदार जो है वो पूरी क्लास के तमाम बच्चे हैं। अगर इस सुनहरी बात को वालिदैन भी और असातिज़ा भी समझ जाएं कि कभी भी कंपैरिजन ना करें कि अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल चल रहा है, उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, वो अच्छी अचीवमेंट्स कर रहा है, तो सिर्फ वही उनकी आंख का तारा ना बन जाए, बल्कि बाकी बच्चे जो हैं उनको भी एहसास होना चाहिए कि मोहब्बत के मामले में जो असातिज़ा हैं वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या तासुब का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि वो कमज़ोर बच्चे से भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कि एक अच्छे बच्चे से या एक अच्छे जो है गुड अचीवर जो है वो बच्चे से जिसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि क्लास में मुख्तलिफ मिजाज के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे होते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि तमाम बच्चों के पास जीतने के यकसा मौक़े हों। यानी एवरी स्टूडेंट शुड हैव इक्वल चांसेस फॉर सक्सेस। यानी मुमकिन है कि एक बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा हो, लेकिन एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, तो सिर्फ उस बच्चे की तारीफ़ करना जो मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसकी कोई बात ना की जाए। और एक ऐसे बच्चे की जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है लेकिन उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाए कि इसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स हैं। कुछ बच्चे जो है वो टहल टहल के चीज़ें याद करते हैं, कुछ भाग दौड़ करके चीज़ें पढ़ना सीखना पसंद करते हैं, कुछ बंद कमरे में रह के खामोशी में पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस वाले मौजू पे हम ज़रूर बात करेंगे जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। फिल वक्त ये बात जानना ज़रूरी है कि क्लास के हर बच्चे के पास जीतने के बराबर मौक़े होने चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अक्सर टीचर्स जो हैं जब कोई बच्चे को कोई क्विज़ देते हैं, कोई सवाल देते हैं करने को, तो वो कहते हैं कि जो बच्चा सबसे पहले ये सवाल सॉल्व कर लेगा तो वो विनर करार पाएगा। देखिए, इस रेस में हमेशा एक ही बच्चा विनर होगा और बाकी तमाम जो बच्चे होंगे वो लूज़र होंगे, वो विन नहीं कर सकते। अगर इसी रेस को मॉडिफाई किया जाए और ये कहा जाए कि जो बच्चा ये सवाल सॉल्व कर लेगा, जो बच्चा ये सवाल सॉल्व कर लेगा वो विनर करार पाएगा, यानी पहले और बाद में का जो है वो डिफरेंस ख़त्म कर दिया जाए और हर बच्चे को मौका मिले कि वो हिम्मत ना हारे। यानी बच्चे ऐसा देख लेते हैं कि अगर क्लास के ब्रिलियंट बच्चे ने कुछ सवाल सॉल्व कर लिया है तो बाकी बच्चे कहते हैं कि अब हमारा तो सॉल्व करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि अब हम तो विनर नहीं बन सकते, तो वो उस एक्सरसाइज को, वो उस क्वेश्चन को वो सॉल्व ही नहीं करते और उस काम के नतीजे में उनके अंदर क्या चीज़ पैदा हो जाती है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी। और इस स्टेज में हम यही बात करने जा रहे हैं कि हमने बच्चे को सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी से बचाना है, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री पैदा करनी है और हम उसको सपोर्ट करेंगे। चूँकि मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ टेम्परामेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मिजाज होते हैं सीखने के, तो इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर आप मछली और बंदर का मुकाबला कराएं और मुकाबला जो है वो इस चीज़ का हो रहा हो कि दरख्त पे पहले कौन चढ़ता है, तो लाजमी सी बात है कि मछली ने तो हारना है, क्योंकि मछली जो है वो पानी में तैरने के लिए बेहतर समझी जाती है और बंदर दरख्त पे चढ़ने के लिए। तो आप दो ऐसे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, दो ऐसी क्रिएचर्स का मुकाबला कर रहे हैं जिनके स्टाइल्स ही डिफरेंट हैं, जिनके लिविंग स्टाइल्स ही डिफरेंट हैं, यानी जिनकी जो है वो सलाहियतें ही बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? इसी तरीके से हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। हर इंसान मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी है, इनका आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे टीचर किसी दो बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं? तो कंपटीशन जो है वो इस सूरत में कतई तौर पे नहीं होना चाहिए कि पहले कौन कर लेता है, बल्कि आप ये कहिए कि जो बच्चा ये सवाल कर लेगा वो जीतेगा। इसके अलावा
मुख्तलिफ़ तरीक़े से आप कॉम्पिटिशन करा सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे उनकी नीड्स को केटर किया जाए। मसलन अगर एक बच्चा जो है वो फ़िज़िकली स्मार्ट है, वो एक्टिव है, तो उसके जो गोल्स होंगे वो यही होंगे कि मसलन वो तेज़ भाग सकता है, वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखता है। लेकिन एक बच्चा जो है वो अच्छा आर्टिस्ट है, तो वो बहुत अच्छी ड्राइंग, स्केचिंग कर सकता है। तो मुख्तलिफ़ बच्चों को मुख्तलिफ़ मौक़े मिलने चाहिए, यानी जैसे मुख्तलिफ़ स्कूल्स में कुछ इवेंट्स होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की आवाज़ अच्छी हो, कुछ बच्चों की गॉड गिफ्टेड आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे सॉन्ग्स पढ़ लेते हैं, वो मिली नगमों के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और विन भी करते हैं। लेकिन हर बच्चा इसमें नहीं जी सकता। मुमकिन है दूसरा बच्चा स्पीच कंपटीशन में विन करे, मुमकिन है एक बच्चा आर्ट गैलरी में कुछ अच्छा प्रेजेंट करे, मुमकिन है कोई बच्चा अच्छा मैनेजर हो, वो इस इवेंट की ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। तो क्लास के डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट रोल्स देके उनके अंदर की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनके टेम्परामेंट और उनके लर्निंग स्टाइल से भी रिलेट करती हैं, उनको उजागर करने का मौका देना चाहिए। इसी स्टेज का बच्चा जो है जब कोई गलती करता है तो उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी गलती का खुद एहसास करे। यानी अगर आपको एहसास हो गया है कि इस बच्चे से एक गलती सरजद हुई है तो उसको टॉलरेट करना, उसको जो है नज़रअंदाज करना सिर्फ इसलिए कि वो जब उसको बच्चे को एहसास हो गया है तो अब डांट डपट करने का क्या फ़ायदा। तो ये भी टीचर्स और पेरेंट्स को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गलती पे बारहा किसी बच्चे को तंबीह करना, उसको डांटना भी उसकी शख्सियत के लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है।